चलिए वॉइस चेक करिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करा हुआ है। जो बच्चे नए ज्वाइनिंग हो रहे हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्टिंग से देख लेना चाहिए। और एनईपी वाले स्टूडेंट का मैंने शेड्यूल भी बताया कि किस तरीके से होता है, वो भी वीडियो वेरी सुन अपलोड कर दूंगा, आज या कल ही हो जाएगा। और इसके बाद रहा बात कि हमने सर इसमें क्या क्या कर लिया, एक एक करके मैं बताता जाता हूं। सर सबसे पहले हमने अबाउट कैश फ्लो सीखा कि व्हाट इज द कैश फ्लो और क्यों बनाया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि कैश फ्लो एक्टिविटी के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, और पूरे हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करना होता है। इसके बाद हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, P&L और करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाने के लिए ये चाहिए और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए ये चाहिए। फिर फॉर्मेट देखा हमने और कुछ एक्टिविटी देखा। फॉर्मेट के अंदर 3 एक्टिविटी था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर इसके बेसिस पे हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर लिए और हमने 10 ईयर के भी क्वेश्चन करने इनफैक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। और साथ के साथ बहुत सारे नहीं कहेंगे, हमने लगभग सारा ही एडजस्टमेंट कवर कर लिया है। और आज भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा। तो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था और ये भी देख लिया था, लास्ट से लास्ट क्लास का, ये लास्ट क्लास का ये था। और अब आगे देखते हैं, एक ये सवाल है हमारे पास और 2 सवाल बस, और भी करेंगे ना आज तो। 2 से 3 सवाल आज करने, 1 2 3 और एक यहां भी होना चाहिए, नहीं है? ये कर लिया हमने। चलो आपके सामने ये सवाल है, सवाल नंबर 8 आपके 10 ईयर का है, फटाफट से आप निकाल लीजिएगा। और सर जिनके पास 10 ईयर नहीं है उनको क्वेश्चन दिख रहा है। ये ना बैलेंस शीट पुराने फॉर्मेट में, नए और पुराने दोनों चीजें लेके चलना चाहता हूं। सबसे पहले ब्लैंक फॉर्मेट। ब्लैंक फॉर्मेट में क्या था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, कितने कितने लाइनें छोड़ना है, वो सब बात हमने देखा था। तो पहले एक ब्लैंक फॉर्मेट, और जो बच्चे मिस हो गए थे टाइम चेंज करने की वजह से, वो चुपचाप देखेंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, तो उनको समझ में आ जाएगा। अगर वो सोचेंगे कि भैया ये वाला टॉपिक निकल गया है, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक क्वेश्चन वही चल रहा है जो कि हमारे लास्ट 2 क्लासेस में हुआ है। तो सबसे पहले हमें बना लेना चाहिए सर ब्लैंक फॉर्मेट। और सर ब्लैंक फॉर्मेट कैसे बनाओगे आप? भैया ब्लैंक फॉर्मेट बनाने के लिए पहला पार्ट होता है ऑपरेटिंग। पहला पार्ट होता है सर ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा सजा लेते हैं, क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऊपर लिखना है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिटेल, अमाउंट, पर्टिकुलर। सर सबसे पहले ए पार्ट, ए पार्ट सर, ए पार्ट सर, ए पार्ट मतलब कैश फ्लो। मैंने कहा आपको कि जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस ले रखी हैं वो चुपचाप फॉर्मेट बना लेंगे। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ले रखी उनको क्या करना है, चुपचाप ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो 3 ही हेडिंग है हमारे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग लिखा, इसके बाद सबसे पहला पॉइंट कुछ भी हो सवाल में इसके नीचे अंडरलाइन करना है आपने। और इसका पहला पॉइंट देखेंगे सर, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेट प्रॉफिट। और सर नेट प्रॉफिट के बाद हमें कम से कम, मैंने वो कितने लाइनें छोड़ने के लिए बोला था, 7 से नहीं 12, 10-12 के आसपास। तो मैं मान लेता हूं 10-12 लाइनें। इसके बाद आएगा कैश नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। इसके बाद मैंने सवाल नहीं पढ़ा, देखो फिर भी कर रहा हूं मैं।
नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर इसके बाद भी मैंने आपको सलाह दिया था कि आप ना 7 लाइनें छोड़िए और कैश जनरेशन फ्रॉम या कैश जनरेटेड भी लिख सकते हैं। ये है सर फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 3 लाइनें आती है, नेट प्रॉफिट के बाद नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और लास्ट में कैश जनरेशन। इसके बीच में 7 लाइनें और इसके बीच में 10 से 11 लाइनें छोड़ के चलना है एग्जाम में। अब ए पार्ट कंप्लीट हो गया, अब आ जाते हैं सर बी पार्ट बना लेते हैं। बी पार्ट बना लेते हैं। सर बी पार्ट में कितने और सी पार्ट में कितने? बी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम, कहां से? बी पार्ट किसको बोलेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना? चलिए सर, इसके बाद सी पार्ट कैश फ्लो, ओहो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनके बीच में ना ज्यादा लाइन नहीं होता, मैंने ज्यादा रख दिया है, इतने में भी हो जाएगा ये, ठीक है? इसके बाद आ जाता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर यहां पे आ जाता है ए और बी और सी और ऐड हो जाता है इसमें ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो सर हमारा ब्लैंक फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हर बच्चे को आना ही आना चाहिए, ब्लैंक फॉर्मेट, तब जाके वो कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने एक सवाल अभी पढ़ा नहीं, देखो मैंने सवाल देखा भी नहीं क्या था नहीं था, मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाने का क्या फायदा मिलेगा कि हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए सर, हमारे सामने एक 10 ईयर का क्वेश्चन, फॉर्मेट एकदम बन चुका है, बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। और मैंने हर बच्चों को बोला कि जैसे मैं कर रहा हूं ये अप्रोच फॉलो करें। अगर आपके तरीके से क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में हो रहा है तो अपने तरीके पे बने रहें, और अगर आपका ज्यादा टाइम लग रहा है तो मेरे तरीके पे स्विच कर जाएं आप। हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके करते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमें पहले ऑपरेटिंग बनाना है, पहले कुछ बनाना है, नहीं, हम एक एक करके पढ़ेंगे और करते जाएंगे। जैसे कि सपोज करो, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, और एक बार एडजस्टमेंट भी देख लेंगे, डेप्रीशिएशन है ड्यूरिंग द ईयर, मशीनरी, ठीक है भाई, डिविडेंड पेड किया, ओके, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया, ठीक है भाई, ये चीजें। इक्विटी शेयर 2022 और यह है 2023, 3 से 3.5 हुआ, तो इक्विटी शेयर किससे रिलेटेड है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। 50,000 से बढ़ रहा है तो मैं वेट नहीं करूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा इश्यू ऑफ शेयर, फाइनेंसिंग का पार्ट है ना, इश्यू ऑफ शेयर्स। सर ये 50,000, इसका ये हेडिंग अंडरलाइन कर दिया, ये अंडरलाइन कर दिया हेडिंग। चलिए, इसके बाद आगे आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर 2 लाख से 1 लाख हो गया, यानी रिडीम हो गया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मैं यहां लिखने जा रहा हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। रिडीम का मतलब हमने पैसे वापसी किए हैं 1 लाख रुपए, तो माइनस में आ जाएगा, समझे बात? माइनस में, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, देख लेंगे भाई जब एडजस्टमेंट का नंबर आएगा तो।
अगले पॉइंट पे कहता है 10% डिबेंचर 1 लाख से 2 लाख, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब कौन बच्चा बताएगा डिबेंचर क्या करें? 1 लाख से 2 लाख हुआ, 1 लाख से 2 लाख हो गया, क्या करा जाए डिबेंचर का? प्लस कर दें 1 लाख रुपए या माइनस करें? प्लस। इशू हो गया तो क्या करेंगे? सर इसके ऊपर के एडजस्टमेंट पेंडिंग है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हम बाद में देखेंगे, तो मैं स्टार ही लगा लेता हूं ताकि याद रहे, इसके ऊपर के इंटरेस्ट वगैरह। रिजर्व एंड सरप्लस, सर रिजर्व एंड सरप्लस जब कभी भी पूरे सवाल के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ना मिले तो रिजर्व एंड सरप्लस को ही प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मान के करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला? जब पूरे सवाल में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ना मिले तो रिजर्व एंड सरप्लस को ही प्रॉफिट मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब सर ये प्रॉफिट है, 110 से कितने हो गए? 270, तो कितना बढ़ गया हमारा? 1 लाख, तो ये नेट प्रॉफिट में लिख लिया 1,60,000। करंट लाइबिलिटी किसका पार्ट है सर? करंट लाइबिलिटी ये वर्किंग कैपिटल वाले का हिस्से का पार्ट है। करंट लाइबिलिटी बढ़ गया तो हम क्या करें? इसके साथ ऐड हो जाएगा करंट लाइबिलिटी, बिजनेस के लिए गुड नहीं है, ऐड हो जाएगा। कितने से बढ़ गया सर? 80,000, तो लो जी 80,000 ऐड कर दिए। आगे आते हैं फिक्स एसेट्स नेट। अब फिक्स एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो आ जाइए। क्या कहता है सर? कहता है डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स 22-23 में 60,000। और आगे मशीन की बात कहता है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन विच रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000 सोल्ड इतने का, 25,000 का, उसको बेच भी दिया। रिटर्न डाउन वैल्यू था और उसको हमने बेच भी दिया। लेकिन सर यहाँ पे तो फिक्स एसेट से तो मान लो मशीनरी भी इसी के अंदर जुड़ा हुआ रहा होगा, तो एक अकाउंट बना लेंगे। यही सीखा था कि जब कभी भी हमें एडजस्टमेंट में भी मिल जाए और हमें तब हम एक अकाउंट बना के इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए सर, फिक्स एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी एसेट्स है, टू बैलेंस बीडी। सर टू बैलेंस बीडी फिक्स एसेट्स। अब सवाल देखिएगा, यहां कह रहा है नेट, मतलब डेप्रीशिएशन माइनस करके है, तो कोई बात नहीं। और बाय बैलेंस, और बाय बैलेंस सीडी है हमारा 6 लाख। कहता है हमने ड्यूरिंग द ईयर डेप भी चार्ज किया है 22-23 में 60,000, तो इधर लिख दें बाय डेप्रीशिएशन चार्ज किया कितने? सर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि यहां प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का बैलेंस है ही नहीं, जब देता है तब बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन जिसका रिटर्न डाउन यानी बुक वैल्यू था 40, उसको बेच दिया कितने का? तो यहां क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? लॉस हो गया कितने का? 15,000। तो चलिए सर सोल्ड कर दिया तो बाय साइड में आ जाएगा बैंक से सोल्ड कितने का? 25 का, और बाय पी एंड एल से लॉस कितने? सर 15,000। चलिए सर अब टोटल करके निकाल लेंगे हम। 60,000 प्लस 25,000, 15,000, 6-20, 7-20, 7-20 माइनस 5-10 आ गया परचेज 2-10। सर ये बैलेंसिंग फिगर, समझे? अब सर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए क्या करना है। इसमें से मैं क्रॉस लगा दूंगा, क्योंकि आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी का कोई रोल ही नहीं है। सर बैंक परचेज किया, किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में 2-10 माइनस करिए, तो इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 2-10, ये माइनस हो गया, लो जी। इसके बाद आ जाते हैं, ये टिक हो गया। डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में है, ऐड कर दीजिए, ऐड डेप्रीशिएशन कितने रुपए? 60,000। इसके बाद बैंक से सेल इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऐड करिए, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितने का? 25,000।
इसके बाद लॉस है, इसको ऑपरेटिंग में ऐड कर दीजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कितने का लॉस हो गया सर? 15,000 का। चलिए सर खत्म। यानी अगर आप देखें ध्यान से सोचे तो एडजस्टमेंट नंबर ये खत्म, 1 और 2 खत्म। तीसरा डिविडेंड 10% पेड 2021-22 और 22-23, यानी इस पे भी 10% पेमेंट है, इस पे भी 10% पेमेंट है। तो हमें कौन से वाला डिविडेंड लेना चाहिए, करंट ईयर वाला या प्रीवियस वाला? डिविडेंड देखो निकाल लो एडजस्टमेंट, प्रीवियस ईयर का बताया था, तो प्रीवियस ईयर में हमें किस पे निकालना होगा? 3 लाख पे। तो यहां पे ऐड हो जाएगा हमारा डिविडेंड 3 लाख पे 10% 30,000, और यही सेम अमाउंट फाइनेंसिंग में पहुंच जाएगा लेस 30,000। चलिए सर इसके बाद आ जाते हैं, अभी और भी चीजें रह गई हैं उनको भी लेंगे, मैं एडजस्टमेंट एक बार फटाफट करने लग गया था। लास्ट कहता है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट अ प्रीमियम 10% ऑन 31/3/2023 ऑन द सेम डेट 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू हुआ है। कहने का मतलब है कि भैया जो डिबेंचर है वो भी 31 मार्च 2030 में, और प्रेफरेंस शेयर भी, यानी दोनों चीजें हमारे पास। मेरे ये लाइन लिख रहा हूं आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, और ये लाइन आपके लिए बना रहा हूं किसके लिए मैं? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस कितने का था सर? सबसे पहले देखिएगा तो प्रेफरेंस शेयर आपको देखने को मिलेगा 2 से 1 हुआ है। इसका मतलब सर इस डेट पे कितना था और इस डेट पे कितना था? 1 लाख। आपने पेमेंट इस डेट पे किया है, और आपने जो पेड किया है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ पेड किया है। कितने रुपए प्रीमियम पेड किया आपने? परसेंटेज के टर्म्स में दे रखा है सर, प्रीमियम 10%। कितने पेड कर रहे हो? 10%। तो इसका मतलब आपने सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं लौटाया उसका, आपका रिफंड करने का टाइम आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप जब चेक कर रहे थे तो सर 1 लाख दे दिया। तो 1 लाख रुपए तो हमने दिए ही दिए हैं, और साथ के साथ हमने क्या दिया है? सिक्योरिटी प्रीमियम 10%, यानी 10,000। तो टोटल पैसा कितना दिया? 1,10। समझे? सिक्योरिटी प्रीमियम का मैंने एडजस्टमेंट लिखवाया था, देखो क्या बोला था, जब हम रिडम्पशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम देंगे तो 2 जगह एंट्री हो जाएगा, एक नेट प्रॉफिट में ऐड और एक कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। याद आया? याद आया आपको? लेस तो कर देते हैं, लेस सिक्योरिटी प्रीमियम सर कितने रुपए? दूसरे बात करें यहां पे ऐड हो जाएगा कितने रुपए? 10,000। क्लियर है? अब डिबेंचर वाली लाइन को कहते हैं, बोलता है डिबेंचर भी सर लास्ट में ही इशू किया गया है। यानी कहने का मतलब है सर इस डेट पे अगर आप देखो ना स्टार्टिंग में डिबेंचर, तो स्टार्टिंग में डिबेंचर हमारा था 1 से 2 हो गया, तो इस डेट पे था 1 लाख का, इस डेट पे हो गया 2 लाख का। अब इंटरेस्ट देने की बारी है, और फ्रेश इशू इस डेट पे किया है, तो इसका मतलब सर इंटरेस्ट तो ओपनिंग पे ही देना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए पे आपको कितने परसेंट देना पड़ेगा? 10%। इसकी क्या एंट्री करेंगे बताया था मैंने, बताओ। 10,000 रुपए इंटरेस्ट का क्या एंट्री करेंगे एक फाइनेंसिंग में? बोलो, देखो देख के बताओ ना, जरूरी थोड़ी है। लेस हो जाएगा इंटरेस्ट, है कि नहीं? और दूसरा क्या होगा? ऐड होगा ऑपरेटिंग में। समझ में आई बात आपको? और ये सारी बातें हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अगर आपको एडजस्टमेंट आपके सामने है
और कैसा भी मेरी कोशिश ये रही है कि जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सारे करवा दिए, बीच में एक दो रह गया होगा तो क्वेश्चन में जब रुकेगा तो उसमें कर लेंगे, बाकी मैक्सिमम हो चुका है। चलिए सर, कहता है करंट एसेट्स अदर देन, मतलब अदर करंट एसेट्स 2 लाख से 3,05,000, तो यहां का पार्ट है करंट एसेट बढ़ गया सर, तो माइनस हो जाएगा 1,05,000। इसके बाद कहता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस ऐड हो जाता है। देखो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, कितना था ओपनिंग बैलेंस, देखो 40,000 फॉर्मेट बना के रखा है सर, क्लोजिंग तो आंसर आएगा ना। अब ये जो दे रखा है ना आपके सामने, दैट इज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10 से कितने हो रहे हैं 5, तो बताओ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जब 10 से 5 होता है, फॉर्मेट देखो मैंने लिखवाया था, किसका पार्ट होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किसका पार्ट होता है, फॉर्मेट चेक करिए। लाइव वाले बच्चे बताइए सर, प्लीज रिपीट डिबेंचर अभी कर देते हैं। लिखवाया है, नहीं लिखवाया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया। अगर देखो वहां पे मैंने प्रिलिमिनरी लिखवाया है, स्लैश करके लिखना चाहो तो लिख लो, राइट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, जैसे यहां आ गया, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है। बच्चों ने बता दिया ऑपरेटिंग में सर ऐड करो, ऐड प्री, और सर 4-5 हजार रुपए, करेक्ट। बच्चे कह रहे हैं मैं एक बार दोबारा एडजस्टमेंट अभी बताऊंगा, सारा कुछ हो गया। और फिर से फटाफट एक बार देख लेते हैं। सर शेयर कैपिटल बढ़ रहा था, फाइनेंसिंग का पार्ट था, फाइनेंसिंग में ऐड कर दिया। प्रेफरेंस शेयर हमारा घट रहा है, तो इसका मतलब पेमेंट किया है तो फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया। लेकिन एडजस्टमेंट कहता है प्रेफरेंस शेयर का जो आपने पेमेंट किया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ किया है, यानी आपके 1 लाख रुपए के प्रीमियम पैसे देने के बदले 10% एड ऑन करके किया है। तो पेमेंट ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम नोट में लिखवाया था, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाता है। तो वही करा मैंने, ऑपरेटिंग में प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम, यहां पे देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर आपका ऐड हो गया, और इसको मैंने क्या करा फाइनेंसिंग में ले जाके यहां पे देखिए माइनस कर दिया। अगर यही चीज इशू पे होता तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता, और इसे क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर जब इशू होता है ना तो डेट देखते हैं कब इशू या कब रिडीम हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया इशू हमने लास्ट में किया, तो भैया लास्ट वाले पे तो ब्याज देना नहीं है, स्टार्टिंग से जो चला उसी पे ब्याज देंगे। तो 1 लाख रुपए पे इसी तरीके से हमने ब्याज निकाल लिया, जो कि हमारा इस डेट पे 1 लाख था, इस डेट पे 2 लाख हुआ। नए डिबेंचर इसी डेट पे आया था, तो पूरे साल तो यही इस्तेमाल किया है हमने। तो इसके ऊपर 1 लाख पे ब्याज निकाला, 10% क्यों, रेट तो दे ही रखा था। तो एक 10,000 ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया और एक फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद देखा जाए तो हमारे पास क्या था सर, कुछ इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमने नोट कर लिया। अब बड़ी सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से टोटलिंग पे ध्यान देना है। टोटल फटाफट आप भी करिए। ये आ गया 1,02,90। चलिए सर 80, ये कितने आएंगे 25 माइनस करेंगे तो सर ये आ गया 2,65। टैक्स है ही नहीं तो यही आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम, क्या आ जाएगा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,65। ठीक है, चलिए सर 2,65 ए पार्ट में लिख ही ले। अब इन्वेस्टिंग को ले लेते हैं, 2,10 माइनस 25,000, 1,85 सर, 1,85, और वो भी किसका, तो इसके लिए क्या लिखें, कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो लीजिए 1,85, सी एक्टिविटी
50,000, 1,30,000, अरे ये भी माइनस है ना, 50 प्लस 1 प्लस और 30,000, 30,000 भी माइनस है, बस 1.5 लाख प्लस है ना, माइनस 1 लाख, माइनस 30,000, माइनस 10,000, और ये क्या, जीरो, ये क्या आ गया। अब बताओ कैश यूज लिखें कैश फ्लो लिखें। यूज्ड या फ्लो, बताइए। अब ना तो फ्लो हुआ ना यूज हुआ, ये माइनस और ये प्लस, 2.35 कैसे है, वो गलत होगा, छोड़ो उसे। तो आपका यूज लिखो फ्लो लिखो। अब इसमें ऐसे में क्या करो, कैश यूज स्लैश फ्लो कर दो, जो एग्जामिनर को पसंद होगा ले लेगा। सर 80,000 टोटल क्या आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, अच्छा अच्छा, 30 से 80, 50 इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, कहां गया, परचेज इन्वेस्टमेंट, कितने आएंगे अब 2.35 आ रहा, अच्छा। आप ये मत सोचना गलत सीख रहे हैं, सीख सही रहे थे, बस भूल गए थे एक आइटम लेना, उससे क्या। दो 35 कितने आ गए, 2.35, 30, किसी का डाउट, डिस्काउंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का होता है नवीन, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर रिटर्न ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग का ऐड हो जाता है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट माना जाता है। गुनगुन बता दिया, बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लिखवाया भी है नोट मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम पे नोट पढ़िए। थर्ड एडजस्टमेंट डिविडेंड, डिविडेंड कहता है कि हम हर साल डिविडेंड पेड करते हैं 10%, और डिविडेंड 10% हमेशा किस पे निकलता है, इक्विटी पे निकलेगा। तो सर डिविडेंड हमें प्रीवियस ईयर का लेना होता है, करंट ईयर वाला तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो तो एजीएम में डिसाइड होता है, तो इसलिए हमने प्रीवियस ईयर वाले को एक जगह ऐड एक वजह लेस कर दिया। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का अभी आना बाकी है, वो लास्ट में कर लेंगे, एग्जाम में बहुत रेयर आता है, लेकिन उसी लास्ट टॉपिक मैंने उसी को रखा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिडम्पशन पे होगा तो हम पैसा देंगे, आउटफ्लो होगा तो ये माइनस हो जाएगा, फाइनेंसिंग में और ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है। हाँ जी बताइए। प्रीमियम इंटरेस्ट क्यों, अब देखो प्रेफरेंस शेयर पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये 10% निकालना भी होता है,
अब ये 10% अजम्पशन होता है कि आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो प्रेफरेंस शेयर क्या है, यहां दो चीजें हैं प्रेफरेंस शेयर पे। एक, कुछ बच्चे शायद इस परसेंटेज को देख रहे होंगे, ये परसेंटेज है डिविडेंड पेमेंट करने का रेट। अगर आप इस रेट पे डिविडेंड पेड कर रहे हो तो एक बार ऑपरेटिंग में ऐड, एक बार माइनस, किस पे? ओपनिंग बैलेंस पे। और प्रेफरेंस शेयर को हर बार डिविडेंड मिलेगा ऐसा निश्चित नहीं होता, कई बार मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता। इसके बाद दूसरा है हमारा कि इस प्रेफरेंस शेयर के बीच का जो अंतर डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, उसको हमने पेड किया है। जो पेड किया है उसके ऊपर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पेड किया है सर। तो सर जो सिक्योरिटी प्रीमियम पेड किया है तो वो भी एक तरीके से हमारा आउटफ्लो का पार्ट है। तो पहले बात कर लेते हैं जो हमने ये एक्स्ट्रा 10,000 पेड किया है। तो इस 10,000 रुपए को मैंने ऑपरेटिंग में दिखाया और फाइनेंसिंग में दिखाया, लेकिन जो इसके ऊपर ओपनिंग बैलेंस पे मुझे लेना चाहिए था डिविडेंड 20,000 रुपए, ये मैंने नहीं दिखाया। सर क्यों नहीं दिखाया? यहां पे अजम्पशन लिया जा सकता है कि हमने प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया होगा या नहीं दिया होगा। हर सवाल में आपको जब मिलेगा तो कई बार आपको देखने को भी मिलेगा और कई बार इसके लिए नोट दे दोगे, वी अज्यूम दैट, मैंने नहीं दिखाया तो मैं नोट दे दूंगा, वी अज्यूम दैट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नॉट पेड, हमने पेड नहीं किया। अब बोलते हो सर नहीं पेड तो करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, फिर हम क्या करेंगे, एक बार यहां पे ऐड कर देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, मैं रफली कर रहा हूं, कितने करेंगे 20,000, और एक बार जाके कहां माइनस कर देंगे, फाइनेंसिंग में। 20,000 से ये वाला तो बढ़ जाएगा हमारा, और फाइनेंसिंग हमारा नेगेटिव आ जाएगा 20,000 का, इंपैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0, इसलिए मैच हो जाएगा। तो मेरा अजम्पशन, इसलिए मैं इसको छेड़खानी नहीं करना चाहता इसमें, मेरा अजम्पशन ये है कि मैंने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं पेड किया है। क्लियर है पॉइंट? अब तो आपको जैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। कह रहे हैं सर अजम्पशन नोट में डालना पड़ेगा, यस। और सर राइट ऑफ नहीं आता है, वहां राइट ऑफ आता है जब कभी भी ये कम होता है ना, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या गुडविल कम हो रहा है, तो इसका मतलब ही राइट ऑफ होना होता है, कम होने का मतलब ही राइट ऑफ है। 10% डिबेंचर तो लिया है हमने, इंटरेस्ट निकाला है ओपनिंग बैलेंस पे, आप देखिए ओपनिंग बैलेंस पे 10% डिबेंचर निकाला है 10,000, और फाइनेंसिंग में भी माइनस किया है। इसके अंदर आप अजम्पशन नहीं ले सकते कि हमने ब्याज नहीं दिया है, ब्याज देना कंपलसरी होता है, ठीक है।